नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। उत्तरकाशी के मां गंगा शीतकालीन प्रवास से शीतकालीन यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। मां गंगा के जयकारों के साथ यात्रा का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर आपको बता दें, ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, संत समाज के गोपाल मणि, गंगोत्री मंदिर समिति अध्यक्ष धर्मानंद सेमवाल, सचिव सुरेश सेमवाल सहित कई लोग मौजूद रहे। शंकराचार्य ने कहा कि शीतकालीन यात्रा का फल ग्रीष्मकालीन यात्रा के फल से कई गुना अधिक है। आज आदिगुरु शंकराचार्य जी के द्वारा जो शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की गई है, उसके दूसरे तीर्थ दूसरे मठ मुकवा में आज तमाम श्रद्धालुओं के साथ यहाँ पर मौजूद हैं और हम सब लोगों का सौभाग्य है कि हमारे बीच में आदिगुरु शंकराचार्य जी विराजमान हैं। और मैं संपूर्ण देशवासियों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप एक बार जरूर इन मठों के जो दर्शन करें, क्योंकि इस यात्रा करने से आपको दो प्रकार के लाभ होंगे। एक, आपकी जो धार्मिक यात्रा वो पूर्ण होगी। ये बहुत अच्छी बात है कि ये जो चार धाम यात्रा जो हमारे हमारे वहाँ दो धाम है ये चलती थी, इसमें शीतकाल में भी चार धाम यात्रा शुरू हुई है। इसके लिए हमने जो चौकियां हैं दोबारा वहाँ एसडीआरएफ की और फायर की नियुक्ति की है और हेल्थ डिपार्टमेंट की भी मदद ली जा रही है, क्योंकि जब यात्री बढ़ेंगे वहाँ पर तो हेल्थ का एक इशू आने की संभावना, क्योंकि ठंड काफ़ी है वहाँ पर, तो लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। आज पूरे देश में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आह्वान पर सभी प्रदेशों की राजधानी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षों के नेतृत्व में राजभवन कूच किया जा रहा है। इसी को लेकर देहरादून में भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ हजारों की संख्या में राजभवन कूच किया गया। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि विपक्ष को सदन में बोलने नहीं दिया जाता। कहा, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। इन सब को लेकर कांग्रेस ने राजभवन कूच किया है। तरफ पूरे देश में बांग्लादेश को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे हैं, उनके मंत्री आंदोलन कर रहे हैं। वहीं पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला आदमी बांग्लादेश से राजनयिक संबंध खत्म करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा, न सर्जिकल स्ट्राइक कर पा रहा है। दूसरी तरफ इंदिरा गांधी ने, हमारे वीर सैनिकों ने पाकिस्तान के दो टुकड़े करने का काम किया था। आज मणिपुर जल रहा है, बहनों को निर्वस्त्र किया जा रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, बम डाले जा रहे हैं, लोगों के घर और प्रतिष्ठान जलाए जा रहे हैं। लेकिन मोदी 1.5 साल से मणिपुर नहीं गया है। प्रचार करना होता, चुनाव होता तो पहुंच जाता। इन सारे मुद्दों को लेकर उत्तराखंड में महिला अपराध में हम पहले नंबर पर आगे 9 हिमालय राज्यों में, उस मुद्दे को लेकर, किसानों की आत्महत्याओं को लेकर, पेपर लीक, भर्ती घोटालों को लेकर, खनन माफियाओं को लेकर, भूमाफियाओं को लेकर यह आंदोलन है। आज कांग्रेस के सभी बड़े नेता और साथ में आपको जन सैलाब आम आदमी का दिखाई दे रहा होगा। ये भाजपा के खिलाफ आक्रोश है। और संसद में हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जो देश का सच है उसको सदन में रखना चाहते हैं। अडानी अंबानी से क्या रिश्ता है देश के प्रधानमंत्री का, और देश दो व्यवसायियों को, व्यापारिक घरानों को गिरवी रखने का भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और सदन में इन्हीं सवालों को लेकर आवाज उठाने का काम कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सच को स्वीकार नहीं करना चाहिए, सच को सुनना नहीं चाहती है। पूरे देश के अंदर जो हालात हैं, उन हालातों को लेकर के आज हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने पूरे देश में आह्वान किया है, और वो आह्वान है राजभवन कूच करके संविधान की रक्षा करने का संकल्प। और आज पूरे देश की तमाम राज्यों में, राजधानियों में कूच हो रहा है, और आप देहरादून में देख रहे हैं ये जनता का सैलाब आज सड़कों पर उतरा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के खिलाफ। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आह्वान पर गौतम अडानी मामले और मणिपुर हिंसा को लेकर देशव्यापी राजभवन कूच किया जा रहा है। इसी कड़ी में उत्तराखंड कांग्रेस भी आज राजभवन कूच कर रही है। दूसरी ओर सत्ता पक्ष इसे लेकर कांग्रेस पर निशाना साध रही है। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि कांग्रेस पार्टी विदेशी ताकतों के साथ मिलकर इस तरीके का काम कर रही है। मनवीर चौहान ने कहा कि कांग्रेस विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रही है और सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है।
देखिए, देश की जनता जानती है कि कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश हो चुका है, इसलिए वो अपनी बात को सच साबित करने के लिए बार बार झूठ बोल रही है। और कांग्रेस पूरी तरह से विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रही है और देश के प्रधानमंत्री और देश को बदनाम करने के लिए विदेशी ताकतों का समर्थन कर रही है, उनका सहयोग ले रही है। इसलिए विदेशी मीडिया में जो भी प्रकाशित होता है उसका बहाना लेकर के कांग्रेस पार्टी सदन को नहीं चलने देती है या सड़क पर उपद्रव मचाने की कोशिश करती है। इसलिए कांग्रेस के एजेंडे का हिस्सा है कि देश के खिलाफ जो ताकतें हैं उनका समर्थन करती है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और देश की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पार्टी नेताओं को चेतावनी देते हुए उन्हें पार्टी फोरम में ही अपनी बात कहने की नसीहत दी है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि जिस किसी भी कार्यकर्ता को अपनी बात कहनी है वो पार्टी फोरम में ही अपनी बात कहे। आपको बता दें कि नगरीय निकाय चुनाव के लिए आरक्षण की अधिसूचना जारी होने के बाद पार्टी के कई नेता इसको लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, जिसकी वजह से वरिष्ठ नेताओं को जवाब देने में काफी मुश्किल हो रही है। उन्होंने कहा कि उचित प्लेटफॉर्म पर बात न करने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अभी आरक्षण के लिए सरकार ने आपत्तियां मांगी हैं, अनेकों नगर निगम पालिकाओं में आपत्तियां दर्ज हुई हैं और उसके बाद विधिवत रूप से आरक्षण डिक्लेयर होगा। पार्टी ने अपने पर्यवेक्षक प्रत्येक नगर निगम पालिका के लिए भेज दिए हैं। किसी भी कार्यकर्ता को प्रत्याशी के संदर्भ में किसी प्रकार की बयानबाजी और कोई विषय रखना है तो पार्टी का प्लेटफॉर्म है, उस पर रखें। अलग से बयानबाजी ये अनुशासनहीनता के दायरे में आएगी। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। एक ओर जहां कांग्रेस ने पहले ही सभी निकायों के लिए प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं, वहीं अब भाजपा ने भी सभी निकायों के लिए अपने पर्यवेक्षक बना दिए हैं, जिनके ऊपर चुनाव की रणनीति और जिताने की जिम्मेदारी होगी। इसी को लेकर काशीपुर नगर निगम में भाजपा ने किच्छा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला को अपना पर्यवेक्षक बनाया है। क्या है भाजपा के निकायों को लेकर रणनीति? इन सब मुद्दों को लेकर टीवी 24 ब्यूरो चीफ योगेश चैली ने राजेश शुक्ला से खास बातचीत की। उत्तराखंड में निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो चुका है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां कर ली हैं। खास तौर पर पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं। उन्हीं में से पूर्व विधायक किच्छा के राजेश शुक्ला जी, जिनको पर्यवेक्षक के तौर पर भी नियुक्त किया गया है। तो किस तरीके से रहेंगी निकाय चुनाव की तैयारियां और खास तौर पे जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी की क्या है रणनीतियां? देखिए, हमारी पार्टी एक तो कार्यकर्ता ओरिएंटेड पार्टी है और हम लोग 12 महीना और हफ्ते के 7 दिन पार्टी काम में लगे रहते हैं। कभी संगठन काम चलता है, कभी संस्था काम चलता है, कभी कोई ना कोई चुनाव रहता है, तो पार्टी हमेशा तैयार रहती है। और इस बार भी चूंकि नगर निकाय के चुनाव अपेक्षित थे, इसलिए पार्टी पहले से ही हर स्तर पर तैयारी में जुटी हुई थी। हम लोग पूरे तैयार हैं और हमारे यहाँ हर कार्यकर्ताओं को उसकी क्षमता के अनुरूप कोई ना कोई काम सौंप दिया गया है। उसी क्रम में पर्यवेक्षक बना के भेजे जा रहे हैं। मकसद सिर्फ ये है कि हर हाल में हम लोग चुनाव जीत कर आएँ। 11 नगर निगम हमारे हैं, उसमें हम चाहते हैं कि 11 की 11 हम जीत कर आएँ और जो 45 नगर पालिकाएँ हैं उनमें से ज़्यादातर हम जीत कर आएँ, लगभग 90% से ऊपर जीत कर आएँ। ऐसा लक्ष्य हमारा है। और ऐसा इसलिए भी ज़रूरी है कि जो भारत सरकार और राज्य सरकार, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे बहुत ही कर्मठ और लोकप्रिय मुख्यमंत्री धामी जी, जो प्रदेश के लिए योजनाएं बना रहे हैं और जो केंद्र से पैसा ला रहे हैं। और आप जानते हैं कि जब से पंचायती राज एक्ट लागू हुआ है, तब से इन पंचायतों का बड़ा महत्व है, नगर पंचायतों का, नगर निगमों का या ग्राम पंचायतों का, क्योंकि त्रिस्तरीय बजट में इनको भी राज्य वित्त का अच्छा खासा बजट मिलता है विकास के लिए। तो जिस तरह की पॉलिसी अपनाकर हम देश को आगे ले जाना चाहते हैं, जिसके लिए भारत सरकार नीतियां बना रही है, राज्य सरकार नीतियां बना रही हैं, ये तभी धरातल पर आएंगी जब पंचायतों में भी हमारे लोग हों। और इसलिए इन चुनावों को बहुत गंभीरता से लेते हुए हम कोशिश में हैं कि वार्ड स्तर तक, चाहे पार्षद हमारे हों, चाहे हमारे वार्डों में नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों के हमारे सभासद हों, वहां तक अधिकतम सीटों में भाजपा जीत कर आए, ताकि भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं का अधिकतम लाभ देकर हम आम जन के विकास के लिए काम कर सकें। काफी बेबाकी से आपने अपने सवालों का जवाब दिया। खासतौर पे जो किच्छा क्षेत्र में देखा जाता है, प्रतिद्वंदिता कहीं ना कहीं नजर आती है। हर बार एक योग्य प्रत्याशी का चयन किया जाएगा, उसके लिए कहीं ना कहीं प्रमुखता होगी ऐसे कैंडिडेट की जिसकी जनता के बीच में एक बेहतर छवि हो और जो पार्टी को जीत दिला सके।
इन्हीं सब बातों के साथ अपनी बात को यहीं विराम देता है। कैमरामैन सौरभ राजपूत के साथ योगेश शैली, टीवी 24 देहरादून। प्रदेश में पंचायती राज विभाग त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन को लेकर तैयारियों में जुट गया है। आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत के कार्यकाल बीते 2 दिसंबर को समाप्त हो चुके हैं और हरिद्वार को छोड़कर प्रदेश के 12 जिलों में एक साथ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं। पंचायती राज सचिव चंद्रेश यादव ने बताया कि निर्वाचन आयोग के साथ पंचायती राज विभाग की बैठक है और इस बैठक में तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी। पंचायत चुनाव को लेकर हमारी तैयारियां चल रही हैं, लेकिन पहले सरकार की प्राथमिकता नगर निकाय के चुनाव को संपन्न कराना है। उसकी नगर निकाय जो नगर विकास विभाग है उसके द्वारा अपनी तैयारियां की जा रही हैं। जहां तक पंचायती राज के त्रिस्तरीय चुनाव का संबंध है, आज हमारी निर्वाचन आयोग के साथ बैठक है। उसमें जो आगे की कार्रवाई है उसके बारे में निर्णय किया जाएगा। पंचायत चुनाव को लेकर हमारी तैयारियां चल रही हैं। प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों के बेहतर संचालन के लिए चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने एसओपी बनाने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत सभी चिकित्सकों और कार्मिकों की बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज होगी। चिकित्सा शिक्षा के निदेशक डॉक्टर आशुतोष सयाना ने कहा कि एसओपी बनाने को लेकर सभी मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यों के साथ बैठक की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते में एसओपी बनने की उम्मीद है। जितने भी नर्सिंग पैरामेडिकल स्टाफ हैं, सबका क्या कार्य है, क्या दायित्व हैं, इस चीज पर जो है डिटेल से जो है एसओपी बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। और मुझे लगता है कि 1 हफ्ते के अंदर ही जो है ये एसओपी जो है तैयार हो जाएगी। और फिर जो है ताकि जो है किसी भी कार्मिक को यह बार बार बताने की आवश्यकता नहीं होगी, उसके क्या कार्य हैं, क्या दायित्व हैं, और जो हमारे जो उपचार की व्यवस्था है हर चिकित्सालय में, उसमें कहीं पर भी कोई जो है परेशानी उत्पन्न न हो। भू कानून अभियान से जुड़े 5 लोगों का दल आज अल्मोड़ा पहुंचा। इस अवसर पर दल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद अदा करते हुए भू कानून को लेकर अपनी सकारात्मक राय प्रकट की। दल ने कहा कि भू कानून के प्रति जागरूकता बढ़ाने और इसके प्रति आभार जताने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। दल ने राज्य के सभी देवी देवताओं, शासन, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का आभार प्रकट करने की बात कही। संयोजक शंकर सागर ने बताया कि दल देहरादून से राज्य के सभी जिलों में मंदिरों में जाकर आभार व्यक्त कर रहा है। इसके अलावा विभिन्न अधिकारियों से मुलाकात कर भू कानून को लेकर उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया जा रहा है। पहली बार भू कानून हमने पूरी देवी देवताओं के श्री चरणों में अर्जी अर्पित की थी और हमें लग रहा है कि मुख्यमंत्री अभी वादा कर रहे हैं, समयबद्ध हैं, कटिबद्ध है। वो कह रहे हैं कि फरवरी में बजट सत्र में हम भू कानून ले आएंगे। इसलिए हमें सारे देवी देवताओं का हम आभार व्यक्त कर रहे हैं, साथ साथ में सारे डीएमओ का और शासन प्रशासन के अधिकारियों का, ताकि उनका मोरल बूस्टअप हो, उनका भी हम आभार व्यक्त। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान पर चर्चा के दौरान उत्तराखंड की तरह दूसरे बीजेपी शासित राज्यों में यूसीसी को लागू करने की और बीजेपी के वैचारिक एजेंडे को अमली जामा पहनाने की रणनीति का खुलासा कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि किस रूट के जरिए यूसीसी पर आगे बढ़ेंगे। अमित शाह ने साफ साफ शब्दों में कहा कि उत्तराखंड की तर्ज पर बीजेपी शासित राज्यों में यूसीसी को लागू करेंगे। यूसीसी को लेकर उच्च शिक्षा राज्य मंत्री देवेंद्र भसिन ने कहा कि यूसीसी को लागू करने की दिशा में उत्तराखंड बीजेपी शासित राज्यों के लिए एक मॉडल बनकर उभरा है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में जो यूसीसी लागू होने जा रहा है वो अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है। माननीय धामी जी ने इसकी घोषणा चुनाव से पहले की थी और चुनाव के तुरंत बाद जो है इस पर कार्य प्रारंभ किया था। अब ये अंतिम चरण में है और बहुत शीघ्र ही इसको प्रदेश में लागू किया जाएगा। और हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने संसद में जो बयान दिया है, तो निश्चित तौर पर उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री जी की, हमारी सरकार की पीठ थपथपाई है। और ये अपने आप में एक ऐसी शुरुआत हो गई है जिसका प्रभाव केवल उत्तराखंड नहीं बल्कि पूरे देश में होने वाला है और अन्य राज्यों के द्वारा भी जो है वो इसके बारे में जानकारी ली जा रही है। प्रदेश में आपदा की स्थिति से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग लगातार तैयारियों में जुटा है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि अधिक आपदा वाले क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके साथ ही जिला प्रशासन अपने स्तर पर अधिकारियों को ट्रेनिंग देकर उन्हें आपदा से निपटने के लिए तैयार कर रहा है। ट्रेनिंग का कार्य हमारा पहले से ही चल रहा है, कोई नया कार्य नहीं है। हमारा प्रयास है कि
जब आपदा का समय नहीं है तो उसमें हम लोग तैयारी का समय मांगते हैं इसको, और जितनी अच्छी तैयारी होती है उतना अच्छा हम आपदा में मैनेज कर पाते हैं। तो उसी के क्रम में इस समय ट्रेनिंग का कार्य चल रहा है, सभी जनपद के द्वारा किया जा रहा है। अब हमारा प्रयास है कि स्कूलों में या जन समुदाय तक या जिस जगह ज़्यादा आपदा आती है वहाँ पे हम ट्रेनिंग करावें। उस दिशा में कार्रवाई चल रही है और उसको थोड़ा सा एग्रेसिव तरीके से करने की प्लानिंग चल रही है। अभी योजना बन रही है हमारी, बहुत जल्दी हम इसको लॉन्च करने वाले हैं। हरिद्वार में सिडकुल थाना क्षेत्र के रोशनाबाद से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां घर में काम कर रही एक युवती पर युवक ने अचानक गोली चला दी। गोली लगने से युवती गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे आनन फानन में सिडकुल के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारी ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। एक युवक जिससे वो पूर्व में ही परिचित थी और उसी के ही वो क्षेत्र का रहने वाला है। जो ये युवती है ये बिजनौर क्षेत्र की रहने वाली है, यहाँ पर सिडकुल में काम करती है। और ये लड़का अतुल ये भी उसी क्षेत्र का ही रहने वाला है, यहाँ पर ये भी काम करता है। और ये शाम के समय इससे पूर्व में परिचित होने के कारण ये इसके पास आया और इसके द्वारा इसके सटा के गोली इसको मारी गई है। इसकी हालत काफ़ी गंभीर बनी हुई है। तत्काल हम लोग मौके पर पहुंचे थे। हमारी जो पूरी टीम है इसमें अभियुक्त को पकड़ने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। जल्दी हम इसकी अरेस्टिंग कर लेंगे। एक युवक। प्रदेश में बीते दिनों सोशल मीडिया पर भैरव मंदिर क्षेत्र से एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति मंदिर परिसर में जूते पहनकर डंडे से भैरवनाथ मंदिर की मूर्तियों से छेड़छाड़ करते हुए दिखाई दे रहा है। इस मामले में पुलिस ने संज्ञान लेते हुए शिकायत दर्ज करवाई है। कार्रवाई के दौरान पता चला कि वीडियो में दिखा रहा व्यक्ति केदारनाथ पुनर्निर्माण में लगी गावर कंपनी का मजदूर है। वहीं पुलिस जांच के बाद धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों में एक वीडियो वायरल हुआ है कि जिसमें एक व्यक्ति जूते पहन करके भैरवनाथ मंदिर में कुछ हाथ में डंडा लेकर के मूर्ति पर छेड़छाड़ कर रहा है। क्योंकि ये धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला था तो इसको तुरंत पुलिस ने संज्ञान में लिया है और इस संबंध में जो संबंधित व्यक्ति दिखाई दे रहा है उसके खिलाफ जो है तुरंत अभियोग पंजीकृत करके इसमें जो है एक टीम बना करके उसको गिरफ्तार करने के लिए भेज दी गई है। निकाय चुनाव को लेकर भाजपा एक्टिव मोड में है और लगातार बैठकें कर रही है। इसी कड़ी में भाजपा के प्रदेश प्रभारी मनवीर चौहान का बयान सामने आया है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी सारी तैयारी पूरी कर ली है। साथ ही प्रत्याशी चयन को लेकर उन्होंने कहा कि प्रदेश नेतृत्व ने वरिष्ठ पदाधिकारियों को सभी निकाय क्षेत्रों में पर्यवेक्षक के रूप में भेजा गया है। वहीं और पर्यवेक्षक वरिष्ठ नेताओं से रायशुमारी कर संभावित उम्मीदवार का 3 नाम का पैनल बनाकर प्रदेश नेतृत्व को सौंपेंगे। देखिए, देश की जनता जानती है कि कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश हो चुका है, इसलिए वो अपनी बात को सच साबित करने के लिए बार बार झूठ बोल रही है। और कांग्रेस पूरी तरह से विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रही है और देश के प्रधानमंत्री और देश को बदनाम करने के लिए विदेशी ताकतों का समर्थन कर रही है, उनका सहयोग ले रही है। इसलिए विदेशी मीडिया में जो भी प्रकाशित होता है उसका बहाना लेकर के कांग्रेस पार्टी सदन को नहीं चलने देती है या सड़क पर उपद्रव मचाने की कोशिश करती है। इसलिए कांग्रेस के एजेंडे का हिस्सा है जो देश के खिलाफ जो ताकतें हैं उनका समर्थन करती है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और देश की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।